नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कोटिले क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये लेक्चर या ये वीडियो जो है ये इसलिए है कि आपके जो ऑब्जेक्शन है टेक्निकल हेल्पर में, जो सवाल आपने हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेजे हैं, जो कल उसकी ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट है, तो ऑब्जेक्शन के सवाल कौन से हैं और किस में ऑब्जेक्शन लगेगा, किस में ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, और लगेगा तो आंसर क्या है, और नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा। इसलिए हम दोनों पेपरों के बारे में जो जो सवाल आपने हमें भेजे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करता हूँ 27 अगस्त को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था टेक्निकल हेल्पर मुख्य परीक्षा का, तो 27 अगस्त के पेपर की हम चर्चा कर लेते हैं, और जो सवाल है उन सवाल के बारे में विधिवत रूप से बताते भी जाऊँगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इसमें एक सवाल है मानव शरीर के आंतरिक प्रतिरोध का लगभग मान, जो कि 1000 ओम होता है और इसकी एक ही रेंज दी हुई है, तो ये तो कोई डाउट वाला सवाल है नहीं। और हाँ, एक 76 और 77 नंबर है जो काफ़ी ज़्यादातर बच्चों ने भेजे हैं। 76 और 77 नंबर। 76 नंबर सवाल जो कह रहा वो कह रहा था कि जल विद्युत संयंत्र यानी हाइड्रो पावर प्लांट के पेन स्ट्रोक में जल प्रवाह के नियंत्रण के लिए कौन जिम्मेदार है। जो पेन स्ट्रोक होता है, जो बीच वाला भाग, उसमें जल प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार है। आप जानते हो कि जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है तो उसमें बहुत बड़ा पिच होता है रिजर्वेयर, जिसमें पानी को रिजर्व करके रखते हैं, और उसके बाद लगाते हैं गेट। जो गेट लगाए जाते हैं वो ये तय करते हैं कि कितना पानी पेन स्टॉक के अंदर देना है, कितना पानी पेन स्टॉक के अंदर नहीं देना है। पेन स्टॉक के आगे का भाग में मतलब पेन स्टॉक पानी प्रवाहित होता है और उसके बाद में सर्ज टैंक वगैरह सब लगे रहते हैं। इन्होंने कहा पेन स्टॉक में जल प्रवाह के नियंत्रण को तो वो तो करेंगे, जो गेट होते हैं, जल द्वार होते हैं, वो। सर्ज टैंक क्या करता है? सर्ज टैंक तो ये करता है कि जो हमारे लास्ट में ब्लेड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तो पेन स्टॉक से कुछ सप्लाई है सर्ज टैंक में चली जाती है। बट इस सवाल का आंसर जल द्वार यानी स्लुइस दिया है, जो कि उचित ही है। आप साइड तक सर्ज टैंक करके आए होंगे मेरे हिसाब से। एक अगला सवाल है 77 नंबर, जिसमें एक सोलर कलेक्टर सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। देखो, सोलर कलेक्टर के बारे में पूछा है। हम सामान्यतः विद्युत वाले आदमी हैं तो सोलर सेल के बारे में पढ़ते रहते हैं, तो जब आपने सवाल आपके सामने आया तो आपने इसको सोलर सेल ही माना, कलेक्टर वलेक्टर नाम की कोई चीज़ समझी नहीं है, सोलर सेल माना। कलेक्टर वह टर्मिनल है जहां पर पूरी सोलर ऊर्जा आ रही है। तो जो सारी सोलर ऊर्जा आ रही है, तो सोलर तो वैसे ही उष्मा का होता है, और वो क्या कर रहा है, वहां हीट प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, सोलर के द्वारा हीट प्रोड्यूस होती है, इसका कोई एग्जाम्पल आपको पता नहीं हो तो ये ध्यान रखो। गवर्नमेंट सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए आप छत पर रखते हैं ना, पानी गर्म करने वाली सोलर की मशीन, तो सोलर कलेक्टर पर ही तो काम करती है। सूर्य की किरणें इसके ऊपर गिरेगी, वो उष्मा उत्पन्न होगी, पानी गर्म होगा, वही सोलर कलेक्टर है। इन्होंने सोलर सेल के बारे में नहीं दिया, पीवी सेल नहीं पूछा है। फोटोवोल्टेइक सेल या सोलर सेल वो होता है। हमेशा वही सवाल आए हैं, पहली बार सोलर कलेक्टर का सवाल आया, इसलिए आप थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे। इसके अलावा एक सवाल जो है इसमें, हाँ, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ में असमान परिमाण के साथ प्रति समांतर एंटी पैरेलल संरेखित चुंबकीय मूवमेंट होते हैं। ये होता है फेरी मैग्नेटिक पदार्थ की डेफिनेशन है कि एंटी पैरेलल होते हैं, एक ही रेखा में, और एंटी पैरेलल होते हैं, और ये फेरी मैग्नेटिक डेफिनेशन है। फेरोमैग्नेटिक एंटी पैरेलल का नहीं कह रहा है। फेरोमैग्नेटिक तो कहता है कि हमारे पास चुंबकीय गुणों के कारण आकर्षण कर रहा है। अब एक डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक दो किरणों का विपरीत संरेखित, विपरीत दिशा में नहीं कह रहा, वो कहता है ऐसा पदार्थ जिसमें चुंबकीय गुण है ही नहीं। लकड़ी, लकड़ी में खुद में चुंबकीय गुण है ही नहीं, और ये जो चुंबक इसके पास रखोगे तो उसके गुण का नष्ट करना है, ये खुद कभी चुंबकित नहीं हो सकती, वो है डायामैग्नेटिक। तो एक आप में से या तो कहीं डायामैग्नेटिक करके आए थे, पहला ऑप्शन वही था, या फिर करके आए थे एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक इसका आंसर तब होता है
जब आप कहते हैं इस समय जो हमारे पास चुंबकीय गुण है पूरे शून्य हो जाते हैं, तो एंटी पैरेलल मैग्नेटिक लाइन के कारण यदि हमारे पास चुंबकीय गुण शून्य हो जाते तो फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक होता। नहीं तो हमारे पास आंसर क्या है, फेरी मैग्नेटिक है। ये कह रहा है असमान परिमाण है, मतलब गुण शून्य नहीं होगा। समान परिमाण और विपरीत दिशा होगी तो ही तो गुण शून्य होगा। असमान परिमाण है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, इसे फेरी मैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। एक ही दिशा में गुण जाते हैं वो फेरोमैग्नेटिक है, दो दिशा में जा रहे हैं तो कौन सा है, फेरी मैग्नेटिक है। तो इसलिए ये भी ठीक है, आंसर दिया हुआ है। बट आपके किताबों में, आपके नीमी की किताब के अंदर, ओरिजिनल किताब में भी फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरी मैग्नेटिक की कोई चर्चा नहीं होती है कभी भी। आपको तीन ही चुंबकीय पदार्थ के बारे में सिलेबस के अंतर्गत है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इसके अलावा इन्होंने दिया है जो कि थोड़ा बाहर से दिया है, आपके बुक के अंतर्गत ये चर्चा है नहीं। मैग्नेटिक मटेरियल साइंस नाम की बुक होती है, मैग्नेटिक मटेरियल डिप्लोमा में किताब चलती है, उसके अंतर्गत ये है। ठीक है भाई, चलो एक आपके और सवाल है। हाँ, ये तो हेड गाय स्पेन गाय था, क्योंकि आसन पोल के शीर्ष तक ही था। हाँ, एक आपके काफी ज्यादा प्रचलित क्वेश्चन है, काफी ज्यादा। घूर्णन शाफ्ट के आरपीएम में गति मापने के लिए निम्न में से कौन सी गैर संपर्क विधि है? नॉन कॉन्टैक्ट मेथड। गैर संपर्क विधि क्या है? टेकोमीटर है संपर्क विधि, टेकोमीटर मोटर की गति को मापती है, वो संपर्क विधि है। गैर संपर्क विधि कौन सी है? स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव। ये आपके जो नोट्स वाली बुक है उसमें भी, आपके क्लास नोट्स में भी लिखे होंगे। हमने स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव लिखा था, उसके नीचे लिखा था गति ज्यादा तो आवृत्ति ज्यादा है, गति कम तो आवृत्ति कम। जो आभास हो रहा है वो स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव है, उसी के बारे में पूछा है। घूर्णन शाफ्ट के आरपीएम में गति मापने के लिए कौन सी गैर संपर्क विधि है? तो गैर संपर्क पूछा है तो स्ट्रोबोस्कोपिक है। गैर संपर्क नहीं पूछा, कौन सी मापने की विधि है, तब तो टेकोमीटर भी आंसर होता है ना, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन टेकोमीटर तो संपर्क करता, बिना संपर्क तो कैसे मापेगा टेकोमीटर? इसलिए ये आंसर है आपके पास सी था, स्ट्रोबोस्कोपिक, जो कि करेक्ट है। इसके अलावा इस सेशन में कहीं पर भी ऑब्जेक्शन लग नहीं रहा, इसके अलावा मतलब अभी तक लगा ही नहीं। 27 अगस्त की आंसर की मेरे हिसाब से उचित है, कहीं ऑब्जेक्शन नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ कोई सवाल है नहीं जिसके कारण ऐसा लगे ऑब्जेक्शन लगाना पड़े। 2 नवंबर वाले में एक दो सवालों को लेके जो तनाव है वो भी देख लेते हैं। एक दो सवाल को लेके क्या क्या तनाव है वो भी ध्यान से देख लेते हैं। एक है, हाँ, अमीटर में कोई संट का क्या कार्य होता है? अमीटर में संट का कार्य होता है मतलब धारा को बाईपास करना। धारा को बाईपास करने से क्या होगा, आपके हो गए अमीटर की मापन सीमा बढ़ती है, माप सीमा बढ़ती है। जब हम अमीटर के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं अमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए उसके समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। यानी माप सीमा हमने बढ़ाई तो माप सीमा बढ़ाने के लिए करते हैं। अच्छा, माप सीमा बढ़ाई, प्रतिरोध कम रखा, जैसे धारा ज्यादा से ज्यादा उस पाथ से चली गई। जब धारा एक पाथ नहीं जाके उसके अलावा कोई साइड के पास से जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, बाईपास करंट। यही उन्होंने आंसर दिया। अब इसमें आपका सुग्राह्यता को लेके चर्चा है कि भाई सुग्राह्यता ज्यादा होनी चाहिए या सुग्राह्यता कम होनी चाहिए, सेंसिटिविटी शुड बी हाई और लो। तो सुग्राह्यता सेंसिटिविटी मुख्यतः डिपेंड करती है फ्लक्स डेंसिटी पर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पर, और फ्लक्स घनत्व करता है कुंडली में चक्रों की संख्या पर। तो कुंडली में चक्रों की संख्या के कारण सुग्राह्यता चेंज होगी। यहां तो उन्होंने साइड में प्रतिरोध जोड़ा जो कि माप सीमा बढ़ाया है, और आंसर भी दिया इन्होंने करंट को बाईपास करना, तो ये उचित ही है, करंट को बाईपास ही किया जाता है इसमें। इसके अलावा एक था अल्टरनेटर में स्टेटर फ्रेम का कार्य क्या है? देखो कि जब भी आप अल्टरनेटर पढ़ो या डीसी जनरेटर पढ़ते हैं तो हम जब भी लिखते हैं दो चीज लिखते हैं। स्टेटर किसकी बनी होती है? तो आप कहते हैं सिलिकॉन स्टील की।
बॉडी किसकी बनी होती है? तो हम कहते हैं कि छोटी मशीन में तो है कास्ट आयरन की, बड़ी मशीन में कास्ट स्टील की। ये कहते हैं ना, बड़ी मशीन में कास्ट स्टील की, छोटी मशीन में कास्ट आयरन की, बॉडी का। लेकिन जब आप स्टेटर का पूछा जाए तो आप स्टेटर के कहते हैं सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। बात ठीक है। अच्छा, सिलिकॉन स्टील में चुंबकशीलता ज्यादा होती है। अब यहां पर दो जो तनाव वाला सवाल है वो ये है कि अल्टरनेटर में स्टेटर फ्रेम का क्या कार्य है? पहला है आर्मेचर वाइंडिंग को होल्ड करना, दूसरा पूरी मशीन को सुरक्षित करना। मशीन को सुरक्षित करना हम तब कहते हैं जब ये डायरेक्टली हमें बॉडी का पूछता। जब तक बॉडी का नहीं पूछा, डायरेक्टली केवल इस पर फोकस कैसे करेंगे? लेकिन इस स्टेटर के ऊपर स्लॉट कटे होते हैं, खांचे। अल्टरनेटर में स्टेटर होते हैं, स्टेटर पर खांचे कटे होते हैं, तो खांचों में वाइंडिंग स्थापित होगी। अल्टरनेटर के स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग होती है? आर्मेचर। तो आर्मेचर वाइंडिंग को होल्ड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो आर्मेचर वाइंडिंग को होल्ड करना दिया हुआ है, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इसके अलावा एक सवाल है, मरने के जोखिम के साथ सिर पर चोट लगे तो पीड़ित के लिए कौन सा सुनहरा समय होता है? आपने नोट्स में लिखा है गोल्डन टाइम होता है, निमी की किताब में लिखा है 30 मिनट, 30 मिनट होता है, प्रारंभिक 30 मिनट। तो आंसर तो प्रारंभिक 30 मिनट होना चाहिए। यदि आपके प्रारंभिक 30 मिनट नहीं है तो इसके बाद में जो कम समय दिया गया वो कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार 60 मिनट है। 100, 150, 260 और 90 तो 60 दिया हुआ है, तो 60 मिनट है। तो आपने 60 किया होगा, तो 60 ठीक है। यदि आपने वो भी नहीं किया तो आप ये ऑब्जेक्शन लगा सकते हो उसमें कि निमी की किताब ले लेना। निमी की किताब के अंतर्गत ये डायरेक्टली दिया हुआ है कि आपके प्रारंभिक 30 मिनट है जो गोल्डन टाइम कहलाते हैं। यदि मान लो आपने गलती से 150 कर दिया तो भले ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं आप कि नहीं नहीं 150, मतलब आप ये कहोगे कि सारे ऑप्शन गलत है। वो कहेंगे ना ऑब्जेक्शन क्या लगे, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? क्या कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं, सारे ऑप्शन गलत है। ये ऑब्जेक्शन जरूर लग सकता है क्योंकि प्रारंभिक 30 मिनट होता है वही गोल्डन टाइम होता है, और ये निमी की किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो ऑथेंटिक सोर्स ही निमी की किताब ही, इसमें ऑथेंटिक सोर्स क्या है भाई? निमी की किताब है। इसके अलावा एक सवाल है, हाँ ये सवाल जरूर है, 1 मेगा ओम को कैसे लिखते हैं? अब देखो इसमें क्या होता है, आर का मतलब तो होता है केवल सीधा ओम, के का मतलब होता है किलो ओम, और एम का मतलब होता है मेगा ओम। यदि आपको 2R7 लिखा है तो आप कहेंगे 2.7 ओम। यदि आपको 2K7 लिखा है तो आप कहेंगे 2.7 किलो ओम। यदि आपको 2M7 लिखा है तो आप लिखेंगे 2.7 मेगा ओम। ये मामला है, ठीक है। अब आपको दिया 1 मेगा ओम। अब 1 मेगा ओम जो कोड है दोनों में करेक्ट होता है, एक ए ऑप्शन है एक ई ऑप्शन है। जो ए ऑप्शन और ई ऑप्शन दोनों चेक करा देता हूं मैं। ए ऑप्शन दिया 1M0, 1M0 इसका मतलब 1.0 मेगा ओम। यही 1 मेगा ओम ही थे। 101M, तो ये तो सीधा ही हो गया भाई 01 मेगा ओम। तो इसमें दोनों का मतलब तो 1 मेगा ओम है, इसका भी मतलब 1 मेगा ओम है, तो ये जरूर ऑब्जेक्शन है। और एसएमडी कोड के अनुसार है, एसएमडी कोड है ये, रजिस्टर के एसएमडी कोड। थ्री डिजिट है भाई, क्लियर है? तो ये जरूर हो सकता है। बाकी आपका, हाँ एक घरेलू वायरिंग में कौन सा सर्किट ब्रेकर स्विच एवं सुरक्षात्मक उपकरण लगाते हैं? तो कई बच्चे कहते हैं फ्यूज है। इन्होंने डायरेक्टली पूछा सर्किट ब्रेकर के बारे में। घरेलू सुरक्षा के लिए हम फ्यूज और एमसीबी दोनों काम में लेते हैं। पहले हम ज़्यादातर फ्यूज काम में लेते थे, अब ज़्यादातर हम एमसीबी ही काम में लेते हैं। जैसे मान लो कि आप जीएसएस की बात करेंगे तो वहाँ फ्यूज लगे होते हैं, बड़े फ्यूज होते हैं। अपने घरों में पहले फ्यूज होते थे जो रिवायरेबल फ्यूज होते हैं, आजकल उसकी जगह एमसीबी ने ले ली। लेकिन जब इस पर्सन ये कह रहा है कि घरेलू सर्किट में या विच सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड एज ए स्विच एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस,
कि स्विच के रूप में भी काम कर ले और प्रोटेक्टिव डिवाइस। तो फ्यूज है जो स्विच के रूप में काम करना पॉसिबल नहीं है। स्विच के रूप में तब काम करेगा जब हम उसको क्या करेंगे, निकालेंगे। हम उसको निकाल देंगे तो ऑफ हो गया, वापस डालेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो ये स्विच के रूप में तो काम हुआ। एमसीबी देखो, नीचे ऑफ, ऊपर किया ऑन, नीचे किया ऑफ, ऊपर किया ऑन, यानी कि ये स्विच के रूप में काम कर रही है। और सर्किट ब्रेकर है तो एमसीबी है। तो इन दोनों चीजें देख लो ध्यान से, सुरक्षात्मक उपकरण तो दोनों ही है, फ्यूज भी है एमसीबी भी है। लेकिन स्विच के रूप में कौन अच्छा काम करेगा, फ्यूज या एमसीबी? तो आप कहेंगे एमसीबी करेगी। आप ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना। और फ्यूज को आप निकालना पड़ेगा तब जाके आपके ऑफ होगा, फिर वापस इसको लगाना पड़ेगा तो ऑन होगा। तो उसकी बजाय तो सर्किट ब्रेकर में एमसीबी अच्छा है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। और आपका कोई सवाल ऐसा? एक मिनट, एक सवाल है वीएसआई। वीएसआई ड्राइव का कार्य क्या है? कई जगह पता नहीं एसी को डीसी में होगा, लेकिन वीएसआई होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। और तो वीएसआई जो इन्वर्टर है वो डीसी को एसी में बदलने का काम करता है, वोल्टेज सोर्स का इन्वर्टर है। तो डीसी में एसी को बदल रहा है, तो ठीक ही है उत्तर, ऐसा कुछ है नहीं। तो केवल एक ही है जो ऑब्जेक्शन लाइक लगा, बाकी कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्शन लाइक लग नहीं रहा। आप चाहो तो इसमें ऑब्जेक्शन लगना है तो लगा सकते हैं, बाकी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल भी आपको इंटरनेट के थ्रू सर्च करनी पड़ेगी। आपकी निमी की किताब में या डिप्लोमा की किताब में भी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल है नहीं। एसएमडी कोड ऑफ रजिस्टर के बारे में मिल जाता है कोड, लेकिन 0, 1 और 1, 0 ये उदाहरण नहीं दिए हुए हैं। तो इसलिए डायरेक्ट तो फोटो खींच के लगोगे नहीं। और न्यूमेरिकल का तो वैसे भी कोई डायरेक्ट थोड़ी ना होता है, थ्योरेटिकल होता है, उसको डायरेक्ट फोटो खींच के लगाना पड़ता है। न्यूमेरिकल को तो आपको रेफरेंस बताना पड़ेगा, एसएमडी कोड रजिस्टर जो 3 डिजिट के, उसके अनुसार ये चीज़ है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये मामला है। बाकी आप ऑब्जेक्शन चाहिए तो लगा सकते हैं। कल लास्ट डेट है ना, कल ही है लास्ट डेट, कल ही लास्ट डेट है, तो कल आप ऑब्जेक्शन लगा देना। ज़्यादा लेट करना मत, लगाना चाहिए तो इसी में लगेगी, इसके अलावा कहीं भी ऑब्जेक्शन नहीं लगना, ठीक है। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू।